हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने सेशन में एनिमल हस्बेंड्री। इसके पहले हम लोगों ने एनिमल हस्बेंड्री का एक लेक्चर लिया था और उसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी और साथ में PYQs एजीटीए के किया था हम लोगों ने। और आई होप कि क्लासेज बहुत अच्छी ही रही होंगी और आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आया होगा। ओके, अगर कोई भी डाउट्स है किसी को पिछली क्लास से तो इस क्लास में आप डिस्कस कर सकते हो। और कोई प्रॉब्लम हो जो स्टूडेंट पिछली क्लास नहीं किए हैं वे जाकर पिछली क्लास कर सकते हैं और फिर उसके बाद इस क्लास को रिलेट करके देखिएगा। बहुत ही अच्छे से आपको क्लास समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बहुत ही बारीकी से और एक एक करके हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको समझाया गया है। और ये जो क्लासेस कराया जा रहा है आपको बिल्कुल MPRAEO और AGTE के अकॉर्डिंग होगा। और यहाँ पे अगर आप इसको 100% अच्छे से पढ़ते हैं, फॉलो करते हैं, तो आई थिंक कि आप अच्छे से अपने क्वेश्चन को, एग्रीकल्चर के सभी क्वेश्चन को टच कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि हमारा जो बेसिक है कंप्लीट एग्रीकल्चर में कवर कराऊंगा आपका। बाकी जो क्लासेज है स्टूडेंट्स देख रहे हैं अलग अलग जगहों से, अच्छी बात है, अपनी प्रिपरेशन को करते चलिए। किसी भी तरह की डाउट्स हो, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप क्वेरी कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, आपका प्रॉपर सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, आपको प्रॉपर उसका रिप्लाई मिलेगा। तो स्टार्ट करने वाले आज हम लोगों ने एनिमल हस्बेंड्री के कुछ आगे देखेंगे। उसके हम लोगों ऐसी क्लास करेंगे ताकि अभी जो पिछली क्लास हुई थी लगभग 1 घंटे का हुआ था, जिसमें हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजी, कुछ PYQs, ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखा। बट आगे क्लास होने वाला है कंप्लीट एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड, जैसे कि उसमें कैटल, ब्रीड, गोट, सीप, पिग, इन सब चीज़ों के बारे में, उनके भोजन के बारे में, उनके राशन के बारे में, और जो भी स्ट्रॉ उनको हरे चारे दिए जाते हैं, क्या क्या दिए जाते हैं, क्यों दिए जाते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में इतना लेक्चर होगा। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके बारे में हम लास्ट में बताएंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, चीज़ें मिस नहीं होंगी इससे। तो आप और भी अच्छे से अपने क्लास को, अपने प्रिपरेशन को और भी बेहतर आप कर पाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को बिना देर किए हुए। स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी क्लास आए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और अपने क्लासेस को अच्छे से आप कर पाओ। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जो दोस्त आपके यूपी AGTE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, MPRAEO की या फिर अदर एग्रीकल्चर की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको यह शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियो सबको मिल जाए, क्लासेस सबको मिल पाए। जो भी कोई क्लासेस लेने में चूक रहा है उनके तक ये पहुँच सके। ठीक है, तो आइए, तो हम लोगों ने पिछली क्लास में जहाँ तक कवर किया था, आई थिंक ये सब सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर लिया था। ठीक, यहाँ तक ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर लिया था। चलिए स्टार्ट करते हैं आप आगे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग देखने वाले हैं क्या, कुछ कैटल ब्रीड के बारे में। ठीक है, कैटल ब्रीड यानी गाय की नस्ल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? गाय की नस्ल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो आइए देखते हैं कैटल ब्रीड। कैटल ब्रीड का मतलब क्या? गाय की नस्ल। गाय की नस्ल क्या होती है? अगर कोई स्टूडेंट हमारा पिछला क्लास लिया होगा, यानी जो इसके पहले एनिमल हस्बेंड्री की क्लास हुई थी एग्रीकल्चर एकेडमी वाराणसी के जो यूट्यूब चैनल है उस चैनल पे, तो उसमें हम लोगों ने कैटल ब्रीड के बारे में बात किया था। ठीक है, जो अलग अलग पर्पज से होती है, जैसे मिल्क पर्पज होती है, ड्रॉट पर्पज होती है। ठीक है, डुअल पर्पज होती है। पहले मिल्क होती है, मिल्क होती है, फिर ड्रॉट, दो हो गए। फिर इन दोनों को जो मिला के होता है वो डुअल पर्पज में आ जाते हैं। ठीक है, तो इनके एक एक करके हम देखेंगे। मिल्क ब्रीड क्या क्या होते हैं, हमारा ड्रॉट में क्या क्या है, डुअल पर्पज में क्या क्या है। ठीक है, अच्छे से देखेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा किसी को। अगर किसी को कोई डाउट्स होगा तो अपने डाउट्स को डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्या है, जो हमारी भारतीय गायें होती हैं उनको क्या बोलते हैं? जेबू होता है, उनमें कुबड़ होता है, इसे क्या बोलते हैं? हम्प। हम्प क्या होता है? कितने स्टूडेंट जानते हैं कि हम्प क्या होता है? एनिमल में जो हम्प होता है क्या होता है, कोई स्टूडेंट जानता है? यदि हाँ, तो जो हम्प होता है, अगर आप जो देसी गाय देखी होंगी, देसी बैल देखे होंगे, बिल्कुल व्हाइट कलर के होते हैं। कलर थोड़ी डिफरेंस हो सकती है, उसमें कोई बात नहीं, बट उनका क्या होता है, उनकी जब गर्दन से ऐसे गर्दन हुआ, गर्दन से जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करके इस तरह से होता है। ठीक है, ये बॉडी वैसे से, तो ये वाला जो पोर्शन उनका होता है, ये वाला पोर्शन ऊपर उठा हुआ, इसी को क्या बोलते हैं हम? जेबू। हिंदी में क्या बोलते हैं? जेबू या कुबड़। गायों में जेबू में कुबड़, हम्प और गल कंबल। गल कंबल क्या होता है? जो पशुओं का यहाँ पे पूरा मुख होता है इनका। ठीक है, इनका जो मुख होता है, तो यहाँ पे देखेंगे तो नीचे यहाँ पे इस तरह से लटका हुआ होता है। ठीक है, इस तरह से। ठीक, तो ये वाला पोर्शन जो होता है इसको गल कंबल बोलते हैं।
जो इनके गले के पास लटका होता है, यहाँ पे देखेंगे जब देसी गायों में तो यहाँ पे लटका हुआ होता है। ठीक, अगर कोई स्टूडेंट देखना चाहता है तो आइए उसको दिखा देते हैं। आइए दिखाते हैं, क्या बोलते हैं, शुद्ध हिंदी लिख के देखते हैं क्या आता है। देसी इंडिजिनस जीनस कैटल, ये देखिए ये क्या है, काऊ है। ठीक है, ये काऊ है। इसका जो यहाँ पे देख रहे हैं नीचे लटका हुआ पोर्शन, इसके गले के नीचे, इसे ही क्या बोलते हैं, गल कंबल। ठीक, इसको ही क्या बोला जाता है, इसको गल कंबल बोला जाता है। ये वाला जो पोर्शन ऊपर वाला इसका है, इसको ही क्या बोलते हैं हम, कुबड़ बोलते हैं, इसे हम्प बोला जाता है, ये वाला पोर्शन। ठीक, और ये वाला जो पूरा पोर्शन इसका, इसको गल कंबल बोलते हैं। तो समझ में आया कि गल कंबल क्या है और हम्प क्या है, राइट। तो इस तरह से अच्छे से आप देखते चलेंगे, इमेज के थ्रू देखेंगे तो आपको और भी चीज़ें क्लियर होंगी और एक लंबे टाइम तक आपको याद रहेगा। अगर कहीं क्वेश्चन आ गया कि हम्प क्या है, तो अगर आप नहीं भी भूल भी गए होंगे तो आपको इमेज से याद आ जाए कि मैंने इमेज देखा था, जो गाय के ऊपर, काऊ के ऊपर जो ऊपर वाला पोर्शन था उसे ही हम क्या बोलते थे, यहाँ वाला पोर्शन को हम्प बोलते थे, और नीचे वाले पोर्शन को क्या बोलते थे, गल कंबल बोला जाता था। ठीक, चलिए, तो ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो क्या हुआ, इंडियन कैटल जेबू हैव द प्रोमिनेंटेड हम्प हो गया। फिर डेवलप एंड आर जेनेटिकली क्लासिफाइड, इनकी जो क्रोमोजोम नंबर होती है इसमें 2n होता है या 2n60 होता है। इन सम क्लासिफाइड, कुछ में होता है। एक्जोटिक कैटल का जो नाम होता है बोस टेरस होता है, इसका जो नाम होता है बोस इंडिकस होता है। जो हमारी देसी गाय होती हैं उनका जो नाम होता है, उनका क्या नाम होता है, बोस इंडिकस होता है। और जो हमारी विदेशी गाय होती है उनका नाम क्या होता है, बोस टेरस होता है, एक्जोटिक कैटल जो होती है। ठीक है, और ये हम्पलेस होती है, इनमें क्या होता है, कुबड़ नहीं होता। जो मैंने हम्प दिखाया वह हमारे एक्जोटिक ब्रीड में हम्प नहीं होता, जबकि इंडियन कैटल में वह हम्प होता है और उनका जो नाम होता है, इनका बोस इंडिकस होता है। हमारे जो इंडियन कैटल होते हैं इनका जो नाम होता है बोस इंडिकस होता है, जबकि एक्जोटिक ब्रीड जो होती है, एक्जोटिक कैटल का बोस टेरस होता है, राइट। चीजें समझ में आई। तो भारतीय गायों में कुबड़ और गलकंबल पाया जाता है तथा इनकी गुणसूत्र यानी क्रोमोजोम 2n48 होता है, सॉरी क्या होता है, 48। अब आ जाते हैं मिल्च ब्रीड। मिल्च ब्रीड का मतलब क्या होता है, जो कैटल की ब्रीड दूध उत्पादन अधिक करती है। ठीक, क्या करती है, दूध अधिक उत्पादन करती हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मिल्च ब्रीड बोला जाता है। मिल्च ब्रीड में साहिवाल, होल्स्टीन फ्रीजियन, ठीक है, गिर और भी अलग अलग वैरायटी हैं, ब्रीड हैं इनमें जो कि बहुत अधिक दूध उत्पादन करती हैं कैटल की। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मिल्च ब्रीड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मिल्च ब्रीड। तो आइए देखते हैं मिल्च ब्रीड। इनकी जो और पहला क्या हो गया, साहिवाल। मिल्च ब्रीड में दुग्ध प्रयोजनी नस्लें बोलते हैं, इनमें पहला क्या हो गया, साहिवाल। साहिवाल का जो उत्पत्ति स्थान होता है वो क्या है, मोंट गोमरी, जिसे पाकिस्तान में होता है। कहाँ पे है मोंट गोमरी, कहाँ है, पाकिस्तान में। याद रखिएगा जो हमारी साहिवाल की ओरिजिन है वह कहाँ पे है, पाकिस्तान, मोंट गोमरी में है। ठीक है, इनके जो कैरेक्टर होते हैं, इनके भारतीय गायों से इनकी ढीली त्वचा, इनकी जो कैरेक्टर होता है, इनकी लोला होता है। लोला क्यों बोलते हैं, इन साहिवाल गाय को लोला भी बोलते हैं। एक चीज और याद रखिएगा कि साहिवाल गाय को क्या बोला जाता है, लोला। लोला क्यों बोलते हैं, क्योंकि साहिवाल गाय की जो उसकी स्किन होती है वो ढीली होती है। ठीक है, क्या होता है, ढीली होती है, तो इसलिए इनको लोला गाय भी कहा जाता है, ढीली त्वचा के कारण। और भारतीय गायों में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने की सबसे अधिक क्षमता इनकी होती है, कितना, 2000 से 2500 लीटर पर ब्यात। मतलब एक लैक्टेशन में, एक लैक्टेशन पीरियड क्या होता है, जब से वह दूध बच्चे को जन्म दी है। ठीक है, जब से वह बच्चे को जन्म दी है और जब तक वह दूध देना बंद कर देती है, जिस दिन, उस दिन के बीच के जितने भी पीरियड होते हैं, टाइम होते हैं, उसे लैक्टेशन पीरियड बोलते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, एक लैक्टेशन पीरियड बोलते हैं। तो एक लैक्टेशन पीरियड में यह 2000 से 2500 लीटर दूध देती है।
ठीक है। एक लैक्टेशन पीरियड में क्या करती है, 2000 से 2500 लीटर तक यह दूध देती है। कौन, साहिवाल, जिसे लोला भी बोला जाता है। इसका जो ओरिजिन है वो पाकिस्तान मोंटगोमरी में है। कहाँ पे, मोंटगोमरी उसकी उत्पत्ति स्थान है। यह भारतीय गायों में सबसे अधिक दूध उत्पादन करती है, 2000 से 2500 लीटर तक। लैक्टेशन समझ में आया। इसके पहले भी हमने जब आपको आयोग की जो टर्मिनोलॉजी पढ़ाया था उसमें हमने बताया था कि लैक्टेशन पीरियड क्या होता है। ठीक है, तो चीजें क्लियर। और सर्वाधिक लैक्टोज के कारण इसका दूध सबसे मीठा होता है। इसके दूध में क्या होता है, लैक्टोज भी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण इनका दूध क्या होता है, मीठा होता है, लैक्टोज होने के कारण। नेक्स्ट क्या आता है, गिर। गिर का ओरिजिन जो होता है इसकी काठियावाड़ होता है। कहाँ पे, काठियावाड़ गुजरात बोला जाता है। ठीक है, काठियावाड़ गुजरात होता है, जिसके अर्धचंद्राकार माथा, पत्तीनुमा लटके हुए कान, इनकी जो कान होते हैं वो पत्तीनुमा होते हैं, और चीचड़ जनित रोगों के प्रति उच्च प्रतिरोधी होती है। कोई इनमें कैटल में चीचड़ रोग होता है उसके प्रति यह प्रतिरोधी होती है। इसे भमान या सुरती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, भमान या सुरती कहा जाता है। और टिक बोर्न डिजीज जो होते हैं उसके प्रति यह क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है। कार्ड आल्सो कार्ड द भमान और सुरती। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आता है, रेड सिंधी। रेड सिंधी क्या होती है, इसकी उत्पत्ति स्थान कराची और पाकिस्तान। देखिए भाई, पाकिस्तान में हमारी दो गाय मिल गई। कौन कौन सा, एक तो हमारी मिल गई साहिवाल जिसे मोंटगोमरी, दूसरा हमारा लाल सिंधी कराची जो कि पाकिस्तान में होता है। ठीक है, तो ये तीन वैरायटी हो गई। और इनकी जो रंग होते हैं गहरे लाल रंग की होती है। गर्मी तापमान सहन करने की अत्यधिक क्षमता होती है। इनमें टेम्परेचर को टोलरेट करने की, सहने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, किसमें, लाल सिंधी में। ठीक, नेक्स्ट क्या आता है, डुअल पर्पल। अभी तक हमने क्या देखा, तीन देखा हमने। मिल्च ब्रीड, मिल्च ब्रीड में और भी ब्रीड होती है। मेन मैंने आपको बता दिया, जो कि ज़्यादातर आपको एमपी और यूपी एजीटीए क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें और भी ब्रीड याद कर लीजिएगा। जैसे कि हमारा साहिवाल हो गया, गिर हो गया, लाल सिंधी हो गई, होलिस्टीन फ्रीजियन हो गए। ठीक है, तो ये सब जो ब्रीड है बहुत अधिक दूध उत्पादन करने वाली ब्रीड है। नेक्स्ट क्या आ जाता है इसमें, डुअल पर्पज। डुअल पर्पज में क्या आ जाता है, जैसे हरियाणवी। हरियाणवी जो रोहतक और हिसार के में इनका जो है, इनके द्विप्रयोजन का मतलब क्या होता है, जी इनके क्या होते हैं, जो कि हमारे काम करने के लिए भी अधिक होते हैं इनके ब्रीड। जो इनके मेल होते हैं वो अधिक काम भी करते हैं और फीमेल दूध देती हैं, तो ये डुअल पर्पज से हो गए। बट जो मिल्च वाले ब्रीड वाली काऊ होती हैं, कैटल होते हैं, उनके जो मेल होते हैं, जो बछड़े होते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो वो हमारे किसी काम के नहीं होते। उनसे हम किसी प्रकार का वो काम नहीं कर सकते। जैसे गाड़ी नहीं खींच सकते, बैलगाड़ी नहीं खींच सकते, खेतों में काम नहीं कर सकता किसान उनसे, तो उस पर उनसे किसी प्रकार का हम काम नहीं कर सकते, तो इसलिए उनको क्या बोला जाता है, मिल्च ब्रीड बोला जाता है। और ये क्या करते हैं, इनके जो मेल होते हैं वो अच्छे खासे एग्रीकल्चर में काम करते हैं। जो बुल कार्ट होते हैं उनको खींचने के लिए काम में आते हैं, तो इसलिए इनको द्विप्रयोजन बोलते हैं, यानी डुअल पर्पज ब्रीड्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डुअल पर्पज ब्रीड्स। और इनकी जो उत्पत्ति रोहतक हिसार में देखी गई है, और इसके बैल कृषि कार्य के लिए सर्वोत्तम होते हैं। ठीक है, और गाय मध्यम दूध उत्पादन, बहुत ज्यादा दूध उत्पादन भी नहीं करती ना बहुत ज्यादा कम होता है, मीडियम एवरेज होता है इनका। ठीक है, क्या होता है, एवरेज ये दुग्ध प्रोडक्शन करती हैं, मिल्क प्रोडक्शन करती हैं। दूसरा क्या आता है, काकरेज। काकरेज में क्या है, इनकी कच्छ का रण गुजरात इनका जो है उत्पत्ति स्थान है। कहाँ पे, कच्छ है और गुजरात। इसे भारतीय गायों में सबसे भारी नस्ल है। भारतीय गायों में जो हमारा इंडिजिनस ब्रीड है उसमें क्या है, सबसे भारी ब्रीड है। उनकी सवाई चाल के कारण आकार और सींगों की ये प्रसिद्ध होती है। सवाई चाल के लिए जो काकरेज होती है, याद रखिएगा, ये सवाई चाल के लिए ही प्रसिद्ध होती है। और इनके जो आकार, सींग के आकार होते हैं वह बीड़ा के आकार का होता है। कैसे होते हैं, बीड़ा के आकार का होते हैं। ठीक, याद रखिएगा, जो काकरेज है, अगर कोई पूछ दिया एग्जाम में आ गया कि सवाई चाल के नाम से किस ब्रीड को जानते हैं, तो किसको, काकरेज को बोला जाता है सवाई ब्रीड। और इनकी जो सींग की आकार होती है वह बीड़ा के आकार की जैसी होती है। ठीक है, तो ये देखिए, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ये ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में, बहुत सारे स्टेट एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। इनडायरेक्टली नहीं पूछे जाते, बट आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, MPRAO के पिछले 2021 से 2023 तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं, ठीक है, सभी पेपर आपको एग्रीकल्चर एकेडमी वाराणसी के एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से लगभग आपको 12 सेट टेस्ट PYQs मिलेंगे। ठीक है, तो एक बार आप डाउनलोड करके गो थ्रू करिएगा। अगर कोई भी डाउट्स होगा आपको वहाँ तक पहुँचने में किसी भी तरह का, तो आप एक बार मुझसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। ओके।
फिर आ गया एक्जोटिक ब्रीड, ठीक है। एक्जोटिक ब्रीड में जैसे होलिस्टीन फ्रिजियन, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा था, मिल्क ब्रीड, इंडिजिनस में मिल्क ब्रीड क्या थी, फिर डुअल पर्पज में क्या था। अब आगे हम लोग एक्जोटिक ब्रीड, एक्जोटिक ब्रीड में होलिस्टीन फ्रिजियन और जर्सी और भी देखते हैं। इसमें ओरिजिन क्या है उसका, नीदरलैंड है और हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन होता है इनके ब्रीड में। इनका जो मिल्क प्रोडक्शन होता है एक लैक्टेशन में 6000 से 8000 लीटर पर लैक्टेशन होता है। इनकी जो मिल्क प्रोडक्शन होती है 6000 से 8000 लीटर पर लैक्टेशन होता है। और इनके जो प्रोटीन वसा पाया जाता है, फैट होता है, वो सबसे कम होता है 3.4 टू 3.5% तक होता है। कितना, 3.4 टू 3.5% इसमें क्या होता है, फैट पाया जाता है। किसमें, होलिस्टीन फ्रिजियन में। होलिस्टीन फ्रिजियन में सबसे अधिक सबसे कम फैट होता है, ठीक है। लोवेस्ट फैट कंटेन 3.4% टू 3.5%। फिर नेक्स्ट क्या गया, जर्सी। जर्सी में क्या गया, जर्सी इज द आइसलैंड, इसकी जो ओरिजिन होता है आइसलैंड यूके की है। हाईएस्ट फैट कंटेंट, इसमें हाईएस्ट फैट कंटेंट होता है। एक्जोटिक ब्रीड होती है 5 से 5.5%। एक्जोटिक ब्रीड में जो सबसे अधिक फैट होता है वो किसमें होता है, हमारा जर्सी में होता है। यह आइसलैंड यूके की ब्रीड है और इसमें लॉन्गेस्ट लैक्टेशन पीरियड होता है। इसका जो लैक्टेशन पीरियड होता है बहुत लंबा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको दिख रही होगी, थोड़ी सी डाउन इसके कलर दिख रहे हैं, बट आई थिंक ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। ओके, थोड़ा सा इस साइड का लेटर कट रहा है तो देखिए, इसलिए हम आपको बोलते हैं क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार आप छोटा सा कंफर्मेशन कर दिया कीजिए कि ऑडियो वीडियो सारी चीज़ें विजिबल है या नहीं। ओके, आई होप कि अब अच्छे से दिख रहा होगा आपको। चलिए, तो जर्सी हो गया, तो ये चीज़ें क्लियर कर ली। इसको देखिए हिंदी में भी लिखा गया, तो बहुत क्लियर वर्डों में लिखा गया। ये पीपीटी आपको मिल जाएगा आपके टेलीग्राम चैनल पे और एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगा। जो स्टूडेंट एप्लीकेशन पे देख लेंगे और ये वीडियो भी वहाँ पे अपलोड होगी। अभी सभी वीडियो अपलोड होंगे तो आप अच्छे से कर ले सकते हैं वहाँ से। अब आ जाते हैं बुफैलो ब्रीड में, ठीक है। किसमें आएंगे, बुफैलो। बुफैलो ब्रीड में क्या होता है, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है बबलस बोबलिस होता है। बबलस बोबलिस, जो इसमें क्रोमोजोम नंबर होता है 2n50 होता है और 2n48। ये भी हम आगे बताएंगे 2n48 किसमें होता है 50। जो हमारी ड्रॉप्ड पर्पज से देखा है, जो ड्रॉप्ड पर्पज यानी कि जो मिल्क बहुत कम प्रोड्यूस करती हैं उनके पर्पज से देखा जाए उसमें 48 होता है। और जो मिल्क ज़्यादा देती है उनमें 20 और इसमें 50 होता है, ठीक। तो भैंसों में जलीय नदी श्रेणी की, यानी कि जिसे जली भैंस भी बोला जाता है, जो पानी में ज़्यादा रहना पसंद करती हैं, उनके हम जलीय ब्रीड बोलते हैं बुफैलो का। तो उसमें 50 होता है यानी 50। इनका दुग्ध उत्पादन भी अधिक होता है। और दलदली श्रेणी की जो होती हैं यानी कम दूध उत्पादन करने की श्रेणी से होती हैं, जिनको कि कृषि कार्यों के लिए भी यूज किया जाता है, उनमें जो क्रोमोजोम नंबर होता है 2n48 होता है। इनको वर्गीकृत किया गया अलग अलग में। जैसे पहला क्या हो गया, मुर्रा। मुर्रा का जो ओरिजिन होता है वो रोहतक, जिंद, हरियाणा है। और यह जेट ब्लैक इनकी बॉडी होती है। और जो कॉल द ब्लैक गोल्ड, और इनको क्या कहा जाता है, काला सोना भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इनका जो उत्पत्ति स्थान है वह हरियाणा है। वह जेट ब्लैक यानी गहरे ब्लैक रंग की होती हैं। और इसे गोल्ड सोना, इसे ब्लैक सोना भी कहा जाता है, इसे काला सोना भी कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। टाइटली कर्ल्ड हॉर्न, इनकी जो सिंग होती है वह टाइटली एक जलेबी आकार के में मुड़े हुए सिंग होते हैं। और सर्वाधिक दूध उत्पादन करने की इनमें क्षमता होती है। नस्ल है क्या, सबसे अधिक दूध उत्पादन करने की यह नस्ल है, ठीक है। इनके नस्ल में क्या होता है, ये जो ब्रीड होते हैं सबसे अधिक दूध उत्पादन करते हैं कौन, मुर्रा। बुफैलो में कौन सी ब्रीड हो गई, मुर्रा जो होती है वो सबसे अधिक दूध उत्पादन करती है, ठीक है। मुर्रा याद रखिएगा, इसकी जो ब्रीड होती है, इसका जो उत्पत्ति स्थान हरियाणा है, या गहरे काले रंग की होती है, इसे काला सोना भी कहा जाता है। इसके सिंग जो होते हैं वह मुड़े हुए होते हैं काफ़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, भदावरी। भदावरी का क्या हो गया, इसका ओरिजिन आगरा डिस्ट्रिक्ट है और बाथ तहसील यूपी का बाथ तहसील। कॉपर कलर्ड इनकी बॉडी होती है और वेज शेप इनकी बॉडी होती है, वेज शेप का। और फेमस फॉर द हाईएस्ट मिल्क फैट कंटेंट, इनमें जो फैट का कंटेंट होता है बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इससे भदावरी में कितना, 12 से 14% तक पाया जाता है। जबकि मुर्रा में जो मिल्क प्रोडक्शन होता है कितना, 1500 से 2500 होता है। भैंस में जो कि सबसे अधिक मिल्क प्रोडक्शन होता है 1500 से 2500 लीटर पर लैक्टेशन, ठीक। और इसमें जो भदावरी होती है, भदावरी फैट के लिए जाना जाता है। 12 से 14% तक भदावरी में फैट पाया जाता है, ठीक है। इनके तिकोना शरीर होता है, कैसा होता है, तिकोना बॉडी होता है।
और इनकी जो शरीर तांबे के कलर की कुछ होती है, और दूध में सबसे अधिक फैट पाया जाता है 12 से 14% तक। ठीक, नेक्स्ट क्या आ जाता है, नीलगिरी, नील रावी, सॉरी क्या आ जाएगा, नील रावी। नील रावी की जो उत्पत्ति स्थान है मोंट मोंगारी है, ठीक है, मोंटगोमरी, जो कि अभी हम लोगों ने साहिवाल के लिए बात किया था। ठीक, मोंटगोमरी है, या पाकिस्तान में होता मोंटगोमरी है, और इसके पंच कल्याणी, इसको पंच कल्याणी भी बोलते हैं। इसके वाइट पे सब बॉडी पे 5 तरह के अलग अलग निशान होते हैं। फेस और जो मजल होते हैं वह फॉरहेड, आइज एंड हुप्स, ठीक है, इनके फेस पे, मजल्स पे जो होते हैं, आइज पे, हुप्स पे अलग अलग, और वाल आइज द बुलिश रीस, ठीक है। तो देखिए यहाँ मोंट मोगिरो पाकिस्तान में इनका पाया जाता है। पंचकल्याणी, चेहरे, थुथुन, माथे और आंख खुरों पर 5 सफेद धब्बे होते हैं, और बिल्ली जैसी इनकी नीली आंखें होती हैं। वाल आइज होती है, जिसे प्रसिद्ध होती है, यह वाल आइज के लिए प्रसिद्ध होती है। इन्हें पंचकल्याणी बोला जाता है, किसको, नीलगिरी रावी को, नीली रावी को पंचकल्याणी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पंचकल्याणी। आइए नीली रावी हम देख लेते हैं, ठीक है, आई थिंक और भी अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा नीली रावी क्या है। ठीक, क्या है नीली रावी, देखिए नीली रावी से क्या, ये देखिए नीली रावी है, ठीक है। इनके पंच कल्याणी इनको क्यों बोला जाता है, देखिए इनके पैर पे भी निशान है अलग, ठीक है, दिख रहा है अच्छे से, बिल्कुल। देखिए इनके पैर पे यहाँ पे निशान है, इस पैर पे अलग अलग 5 जो पैर पे निशान है, इनके माथ पे निशान है, इनके थुथुन पे, और इनके जो गलकंबल है ये वाला, इनकी आंखें देखिए बिल्कुल नीली है, वाल आइस भी बोलते हैं इसको। तो आपको ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, जो हमारी नीली रावी है, ठीक है, नीली रावी है, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम, पंच कल्याणी बोलते हैं, ठीक है। इनकी जो वाल आइरिस के लिए, आइस के लिए फेमस है। तो इस तरह से इन चीज़ों को याद रख सकते हैं, इमेज से आप देखेंगे, रिलेट करेंगे, तो आप और भी अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे इमेज के थ्रू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो आई थिंक नीली रावी आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आ जाता है सुरती। सुरती क्या है, बड़ौदा गुजरात की ब्रीड है। क्या है सुरती, सुरती ब्रीड जो है वह गुजरात बड़ौदा की ब्रीड है ब्रीड। या सिकल शेप्ड इनकी हार्ट होती है, जिनकी सिंग होते हैं वो हंसिया के आकार का मुड़ा होता है। किस तरह से, जैसे हंसिया किस तरह से होता है, हंसिया जो आपका होता है इस तरह से, कुछ इस तरह से होता है, ठीक। तो यह जो हंसिया होता है, हंसिए के आकार का यह होता है, ठीक। या किस तरह से, हंसिया मतलब इस तरह से यह मुड़ा होता है इनकी सिंग। और इनकी जो छाती पे 2 सफ़ेद पट्टियां होती हैं, चेवरांस पाई जाती है। तो याद रखिएगा सुरती में चेवरांस भी पाई जाती हैं। इनके जो सिंग होते हैं वो हंसिया के आकार का होता है। इनका उत्पत्ति स्थान जो बड़ौदा यानी गुजरात है, ठीक है। तो ये 4 ब्रीड यहाँ पे हो गई, कौन कौन सी, मुर्रा, भदौरी, नीली रावी, सुरती। मुर्रा में क्या है, सबसे अधिक दूध उत्पादन के लिए यह फेमस है, ठीक है। इनको हम काला सोना भी कहते हैं, इनकी कलर जेट ब्लैक कलर की होती है। नेक्स्ट हमारा भदौरी है, भदौरी का जो आगरा है इसके जेट ब्लैक का आपका इसके जो होता है बॉडी क्या होती है, कॉपर कलर की होती है, और इनके तिकोना शरीर होता है, वेज शेप होता है। फेमस फॉर द हाईएस्ट मिल्क फैट, यह अधिक फैट कंटेंट के लिए फेमस है, जो कि कितना होता है 12 से 14% तक फैट पाया जाता है। फिर नीली रावी है, नीली रावी की जो ओरिजिन है मोंट गोमरी है, पाकिस्तान में है, और ये पंच कल्याणी होती है। इनके 5 सफ़ेद निशान पाए जाते हैं, फेस पे, मजल्स पे, फोरहेड पे, और आई और हुप्स। और इनके वाल आइज होती हैं जो कि बिल्ली के आँख के लिए फेमस है। और फिर सुरती ब्रीड हो गया, सुरती ब्रीड या बड़ौदा की ब्रीड है। इनके जो हॉर्न होते हैं वो सिकेल मतलब हंसिए के आकार के होता है, और इनके जो चेस्ट होते हैं उस पर व्हाइट कलर के निशान से चेवरांस बोलते हैं ऑन द चेस्ट, इनके चेस्ट पर। तो ये 4 ब्रीड हुए, तो ये चीज़ें आप अच्छे से क्लियर करते चलिए। कोई भी डाउट्स हो तो जरूर डिस्कस कीजिए, ठीक। नेक्स्ट क्या आ गया, गोट ब्रीड। क्या आ गया, गोट ब्रीड, गो मतलब बकरी। इनकी जो बॉटेनिकल नेम क्या होता है, कॉर्पस हिरकस। इनकी जो बॉटेनिकल नेम होता है कॉर्पस हिरकस होता है। इसमें जो क्रोमोजोम नंबर पाया जाता है 2n60 पाया जाता है, 60 होता है, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, इसे गरीब की गाय भी कहा जाता है, नवजात शिशु की धाया माँ वेट भी कहा जाता है, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है, नवजात शिशुओं की धाया माँ, जिसे वेट नर्स भी कहा जाता है,
ठीक, इनकी जो उत्पत्ति स्थान है अलग अलग ब्रीड हैं, अलग अलग ब्रीड के अलग अलग ओरिजिन्स हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं जमुनापारी। जमुनापारी की जो ओरिजिन्स है वह इटावा डिस्ट्रिक्ट है, यूपी का इटावा डिस्ट्रिक्ट क्या है, जमुनापारी की ब्रीड वहाँ से है। लार्जेस्ट टालेस्ट इंडियन गोट्स, या सबसे लंबी और बड़ी ब्रीड है इंडियन की। इंडिया की जो इंडियन गोट है उनमें सबसे लंबी और बड़ी ब्रीड है। फिर क्या है, रोमन नोज यानी पैरट के आकार के इनके माउथ जो होते हैं, मुंह होते हैं, वह तोते के आकार का देखने में लगते हैं। जैसे आपने तोता का देखा होगा, हल्का इस तरह से अंदर की साइड चोंच होता है, तो उस तरह से इनके माउथ देखने में लगते हैं। लॉन्ग पेंडुलस ईयर्स, इनके जो कान के पेंडुलस होते हैं वह काफ़ी लंबे होते हैं, नीचे की तरफ लटकते रहते हैं। इसको भी हम दिखा देते हैं आपको जमुनापारी। फिर पेंडुलस ईयर्स एंड लॉन्ग हेयर ऑन हिंड लेग, इनके हिंड लेग मतलब जो ये जांग वाला पैर होता है, इस पे लंबे लंबे बाल होते हैं। ठीक है, तो आइए आप लोग देख लीजिए जमुनापारी ब्रीड। ठीक है, देखते चलिए, ताकि और भी टाइम तो लगेगा बट आप अच्छे से चीज़ों को सीख जाएंगे और देख जाएंगे, याद हो जाएंगे चीज़ें। क्या है जमुनापारी ब्रीड। ठीक है, ठीक है, जमुनापारी ब्रीड। ये देखिए जमुनापारी ब्रीड है। ठीक है, गोट की ये जमुनापारी ब्रीड है। देखिए इसके कान क्या है, लंबे लंबे कान है। इनके कान की जो पेंडुलस है वो काफी लंबे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कान के जो पेंडुलस है काफी लंबे। इनके जो पैर है, लेग है, इधर लंबे लंबे बाल पाए जाते हैं। और यह ब्रीड बकरियों में, इंडियन गोट्स में यह सबसे बड़ी और लंबी ब्रीड है। ठीक है, बड़ी भी है, इसकी हाइट भी होती है अच्छी खासी, और लंबाई भी काफी इनकी अच्छी खासी होती है। ठीक है, यानी बड़ी यानी लंबा, बड़ी साइज में इस तरह से भी बड़ी होती हैं और ऐसे भी बड़ी होती हैं। तो इनकी लार्जेस्ट और टॉलेस्ट होती हैं। राइट, चलिए अब चलते हैं मेरे टॉपिक की तरफ। अब आ गया बारबरी। ठीक है, बारबरी ब्रीड क्या है गोट की। बारबरी ब्रीड क्या है, इसे सिटी गोट भी कहा जाता है। सिटी गोट क्यों कहते हैं, छोटी होती हैं, इसे हम बांधकर आसानी से रख सकते हैं, घर में चारा देकर इनको रख सकते हैं, और अत्यधिक प्रजनन क्षमता होती है। और इनमें जुड़वा बच्चे या तीन, और क्या बोलते हैं इसे, 3 बच्चे देना, मतलब इनमें जुड़वा बच्चे या 3 बच्चे तक भी एक बार में दे सकते हैं। इनके कान क्या होते हैं, छोटे होते हैं और सींग खड़े होते हैं। तो इनको क्या होते हैं, छोटे ब्रीड होती हैं, तो घर में थोड़ा भी बहुत जगह है सिटी में रखने के लिए, जिनके पास जगह की कमी है, स्पेस कम है, तो वहाँ पे लोग रख सकते हैं, जिससे बारबरी, इसे इसलिए इनको क्या बोला जाता है, सिटी गोट भी बोला जाता है। तो याद रखिएगा, बारबरी को हम क्या बोलते हैं, सिटी गोट भी कहा जाता है। ओके, चलिए, तो ये चीजें। फिर नेक्स्ट आता है ब्लैक बंगाल। ब्लैक बंगाल क्या होती है, इसकी जो ओरिजिन होती है वह क्या है, वो वेस्ट बंगाल है और बांग्लादेश, और बेस्ट मीट ब्रीड, या ब्रीड के लिए एक बेस्ट ब्रीड मानी जाती है, मीट के लिए, मांस के लिए अच्छी ब्रीड मानी जाती है वेस्ट बंगाल, ब्लैक बंगाल। और फिर ऑफ इंडिया हाईली प्रोलिफिक। प्रोलिफिक क्या क्या मतलब होता है, मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे देने की इनमें क्षमता होती है। जिनमें, जिस पशु में आज बहुत से ज़्यादा बच्चे देने की क्षमता होती है, उन्हें क्या बोलते हैं हम, प्रोलिफिक बोलते हैं। प्रोलिफिक मतलब जैसे एक या एक से अधिक बच्चे देने की क्षमता। तो यह काऊ में नहीं होता, बुफैलो में नहीं होता, शिप में होता है। ठीक है, और गोट में होता है, और जैसे हमारे छोटे जानवर से बिल्ली हो गए, कुत्ते हो गए, इन सबों में प्रोलिफिक होती है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में मांस उत्पादन के लिए भारत की सर्वोत्तम नस्ल है। इसकी त्वचा बारीकी होती है, चमड़ा, और बनाने के लिए फेमस होता है क्या, लेदर, चमड़ा, यानी चमड़े बनाने के लिए इनको बहुत ज़्यादा फेमस होती है यह ब्रीड। कौन सी, ब्लैक बंगाल। और यह हाईली प्रोलिफिक होती है, याद रखिएगा। प्राइस फॉर द फाइन लेदर एंड प्रोडक्शन, अच्छे लेदर की प्रोडक्शन के लिए भी ये फेमस होती है। ओके, फिर क्या, पोल्ट्री ब्रीड में आ जाते हैं। पोल्ट्री ब्रीड में हमारा कड़कनाथ है। कड़कनाथ ही सबसे फेमस है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं हमारे पोल्ट्री ब्रीड में। ठीक है, इनमें क्या होता है, धार, झाबुआ या मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो पहली बात तो याद रखना है आपको, MPREO के लिए बन सकता है क्वेश्चन यहाँ से, क्योंकि यह क्या है, मध्य प्रदेश की एक ब्रीड है। कहाँ की, मध्य प्रदेश की ब्रीड है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आई थिंक आपके लिए। ठीक, तो याद रखिएगा, यह धार, झबुआ MP में पाया जाता है। इसका ओरिजिन यहाँ पूछा जाएगा, तो धार, झबुआ MP नोन एज द कालामासी ड्यू टू ब्लैक फ्लेश, इनकी जो मांस होती है वो ब्लैक टाइप में होता है। ब्लैक बोन्स, इनकी जो बोन्स होती हैं ब्लैक बोन्स, एंड ब्लैक ब्लड, एंड कास्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ मेलेनिन पिगमेंट। ठीक है,
जीआई टैग, इसे क्या बोला जाता है, इसे जीआई टैग भी मिला है, एमपी के लिए कड़कनाथ को जीआई टैग भी मिल चुका है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। धार जमुना मध्य प्रदेश में काला मासी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मेलिनिन वर्णक का जमाव के कारण इसका जो मांस और हड्डियां होती है पूरी तरह से काले रंग की होती है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, काला मासी भी बोला जाता है। तो याद रखिए कि कड़कनाथ का जो दूसरा नाम है वह क्या है, काला मासी है। ठीक है, और फिर दूसरा आ जाता है असील। असील ब्रीड क्या होती है, लड़ाकू ब्रीड माना जाता है। इनको जैसे साउथ के स्टेट में क्या होता है, इनको गेम के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, साउथ के स्टेट में क्या किया जाता है, इनको गेम के लिए यूज किया जाता है, इनको आपस में लड़ाया जाता है, फिर इनको लोग मनोरंजन करते हैं, इंटरटेनमेंट करते हैं उनका। ठीक, तो उत्पत्ति स्थान क्या है, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश अपने लड़ने स्वभाव के लड़ाकू प्रवृत्ति के कारण प्रसिद्ध है। इसका जो उपयोग होता है मुर्गों की लड़ाई या खेल में होता है। देखिए क्या होता है, इंटरटेनमेंट के लिए, गेम के लिए यूज करते हैं किसको, हाँ, उत्पत्ति स्थान इसका असील का उत्पत्ति स्थान क्या हो गया, आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा। व्हाइट लेग हॉर्न क्या है, व्हाइट लेग हॉर्न की जो इसकी उत्पत्ति स्थान इटली होता है, विश्व में सर्वाधिक अंडे देने वाली नस्ल है। पूरे विश्व में सबसे अधिक अंडा उत्पादन करने वाली ब्रीड हमारा क्या है, व्हाइट लेग हॉर्न। याद रखिएगा, एक नस्ल क्या होती है 280 से 300 अंडे प्रति वर्ष देती है। एक साल में 200 से 300 अंडा लेग हॉर्न देता है, जो हमारा इसे क्या बोलते हैं, व्हाइट लेग हॉर्न। राइट, चलिए नेक्स्ट की ब्रीड क्या आ जाता है हमारा, अब आ जाते हैं ब्रीडिंग। एनिमल में ब्रीडिंग थोड़ा आ जाता है, तो देखते हैं ब्रीडिंग क्या है। तो आई थिंक कि ब्रीडिंग अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि ब्रीडिंग सिस्टम में हमारा इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग। यहाँ पे देखिए आउट क्रॉस है, फिर तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। पहले हम आ जाते हैं ब्रीडिंग क्या है। ब्रीडिंग क्या है, पशु प्रजनन को मुख्य रूप से अंतः प्रजनन, ठीक है, अंतः प्रजनन यानी इन ब्रीडिंग, मेटिंग, क्लोजिंग रिलेटेड एंड आउट ब्रीडिंग दो मेथड से किया जाता है। ठीक है, अंतः ब्रीडिंग किया जाता है और बाह्य ब्रीडिंग। अंतः ब्रीडिंग क्या होता है, उनको आपस में ही एक दूसरे उनके रिलेटिव से ही उनके ब्रीड कराना, उनका मेटिंग कराना ही क्या होता है, इन ब्रीडिंग होता है। ठीक है, इन ब्रीडिंग में उनका रिलेटिव मतलब जैसे भाई बहन, पशु में भाई बहन, ठीक है, उनके माता डाटर फादर, ठीक है, और फिर क्या बोल सकते हैं ब्रदर सिस्टर। तो इन सब उसके रिलेटिव क्लोज रिलेशन के उनके क्या कराना, मेटिंग कराना ही क्या होता है, इन ब्रीडिंग होता है। ठीक, इन ब्रीडिंग में दो तरह का आता है, क्लोज ब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग। क्या आता है, क्लोज ब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग। फिर हमारा आता है आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग क्या आता है, आउट क्रॉसिंग। और फिर इसमें दो तीन और होता है, आउट क्रॉसिंग, ठीक है, आउट क्रॉसिंग आता है और क्रॉस ब्रीडिंग होता है। ठीक, और फिर क्या होता है इसमें क्रॉस ब्रीडिंग। तो आउट क्रॉसिंग में क्या होता है, इनके दूर के रिलेशन से क्या करना, इनको आपस में मेटिंग कराना। दूर के रिलेशन से यानी कि 4 से 6 जनरेशन, मतलब 4 to 7 जनरेशन या सेवरल जनरेशन के बाद का अगर आपस में उनको मेटिंग कराया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आउट ब्रीडिंग बोला जाता है। राइट, क्या बोला जाता है, आउट ब्रीडिंग। तो आइए देखते हैं आउट ब्रीडिंग। तो ब्रीडिंग समझ में आ गया, उनको आपस में मेटिंग कराना, वह इन ब्रीडिंग हो चाहे आउट ब्रीडिंग हो, वह क्या हो गया, ब्रीडिंग सिस्टम हो गया। ठीक है, तो चीजें समझ में आई कि ब्रीडिंग इज डिवाइडेड इनटू ब्रीडिंग जिससे मेटिंग क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल एंड आउट ब्रीडिंग मेटिंग द अनरिलेटेड इंडिविजुअल। उनका कोई रिलेटिव ना हो या रिलेटिव हो तो 7 जनरेशन है, सेवरल जनरेशन का एक 4 से 6 जनरेशन के बाद का हो तो उनके आपस में ब्रीडिंग कराते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, हम आउट ब्रीडिंग बोलते हैं। ठीक, तो इन ब्रीडिंग हो गया। क्लोज ब्रीडिंग में क्या होता है, बहुत क्लोज उनका आपस में कराना, जैसे ब्रदर सिस्टर का, आपस में ब्रदर सिस्टर का कराना, ठीक है, फादर और डॉटर का करा देना, ठीक है, और सन मदर का करा देना। तो इस तरह से क्या हो गया, वो क्लोज ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग क्या हो गया, थोड़े से उनके रिलेटिव हो बट दूर हो, जैसे चचेरे भाई बहन का आपस में करा देना, उनके जो ब्रदर एनिमल में है, तो इस तरह से वो लाइन ब्रीडिंग हो गया। ठीक, तो आइए पहले देखते हैं हम इन ब्रीडिंग के सिस्टम में। ठीक, इन ब्रीडिंग क्या होता है, मेटिंग ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, रिलेटिव विद इन 4 to 6 जनरेशन। ठीक है, जो 4 से 6 जनरेशन के अंदर का हो, वो पीढ़ियों के भीतर संबंधित पशुओं का संकरण, यही मतलब 4 से 6 जनरेशन के अंदर का उनके जो जनरेशन है आपस में अगर मीटिंग कराया जाए तो उसे ही क्या बोलते हैं, अंतः प्रजनन, या फिर क्या बोलते हैं, इन ब्रीडिंग इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए इंग्लिश आसान है बट हिंदी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आई थिंक अच्छा है आपके लिए दोनों। बट जो स्टूडेंट जो पढ़ना प्रेफर करते हैं उसको पढ़िए, क्योंकि इस टाइम पे आपको चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, प्रैक्टिस करना, लैंग्वेज का प्रैक्टिस करना जरूरी नहीं है,
आपको क्वेश्चन आंसर और अपने सब्जेक्ट का प्रैक्टिस करना जरूरी है, अपने सब्जेक्ट को समझना जरूरी है आपके लिए इस टाइम पे। ठीक है, चलिए। तो 4 से 6 पीढ़ियों के भीतर संबंधित पशुओं के बीच का संकट, मतलब 4 से 6 जनरेशन के बाद का अगर जनरेशन का उनके बाहर का अगर हम मीटिंग कराते हैं तो आउट ब्रीडिंग होता है, अगर उनके अंदर का अगर हम ब्रीडिंग कराते हैं तो क्या होता है, इन ब्रीडिंग यानी अंतः प्रजनन होता है। ठीक है, फिर क्या आ जाता है क्लोज ब्रीडिंग। क्लोज ब्रीडिंग में क्या आता है, अति निकट संबंधियों का संकट, जैसे पिता पुत्री। ठीक है, क्या आपस में पिता पुत्री का, ठीक है, सायर डाटर, डैम सन, तो इंक्रीज द होमोजाइगोसिटी, इसमें होमोजाइगोसिटी बढ़ती है, बट लीड टू इनब्रीडिंग, डिफ्रेजन, डिक्लाइन द फर्टिलिटी एंड वाइगर्स। तो इसमें क्या होती है, जिससे प्रजनन क्षमता घट जाती है धीरे धीरे। ठीक, तो ये देखिए बोला है अति निकट संबंधियों का संकरण, जैसे माता पिता, माता पुत्र, इससे समयुग्मता होमोजाइगोसिटी बढ़ती है, लेकिन इसके दुष्परिणाम स्वरूप अंतः प्रजनन इनब्रीडिंग होता है, जिससे प्रजनन क्षमता धीरे धीरे घट जाती है। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हम आपस में उनका कराते हैं तो अगर किसी भी प्रकार का उनके बीमारी है, इन्फीरियर है उनके किसी भी पेरेंट्स में, तो वह नेक्स्ट जनरेशन में जाने का चांस ज़्यादा होता है और उनके सेम कैरेक्टर उनमें जाने का ज़्यादा चांस होता है, तो उसे ही बोलते हैं होमोजाइगोसिटी। ठीक है, यदि वह मदर अगर आपने उनके पिता पुत्री का आपस में मेटिंग कराया, राइट, आपस में पिता पुत्री का मेटिंग कराया, तो जो पिता है वह अच्छी इन्फीरियर वेराइटी का है, ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, तो पहले से जो उसकी पुत्री आई होगी वो तो भी इन्फीरियर ही होगी, पहले से उसी जीन का है। तो उन्हीं दोनों जीन का आपस में अगर आप मेटिंग करा देते हैं तो उनके जो सेम लक्षण होंगे तो उससे क्या हो गया, दूसरे में आ जाएगी, तो समानता बढ़ेगी, होमोजाइगोसिटी हो जाएगी। तो इन दोनों के कैरेक्टर उसमें नेक्स्ट प्रोजेनी में आ जाएगा, तो उसमें होमोजाइगोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे समझिए कि आपके माता पिता की जो कैरेक्टर है वही कैरेक्टर आप में आएगा। ठीक है, वही कैरेक्टर फिर आपके बेटे में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आपके माता पिता और जो आपसे सभी आपस में मिलता जुलता रहेगा कैरेक्टर, उसे ही बोल देंगे होमोजाइगोसिटी यानी समानता, समयुग्मता। ठीक है, तो इन चीज़ों को फिर क्या है, लाइन ब्रीडिंग, दूसरे संबंध जैसे चचेरे भाई बहन का संकरण, ताकि किसी उत्कृष्ट पूर्वज के गुणों को संचित रखा जा सके। ठीक है, जो हमारे क्या होते हैं वो प्रेजेंस द ट्रेड्स ऑफ स्पेसिफिक आउटस्टैंडिंग एनेस्टर, जो हमारे पूर्वज हैं उनके गुणों को संचित रखा जा सके, तो उसमें क्या होता है, लाइन ब्रीडिंग। ठीक है, तो इन दोनों में आई थिंक कौन सा अच्छा होगा, आप लाइन ब्रीडिंग ज़्यादा बेटर लग रहा है क्लोज ब्रीडिंग के कंपेयर में। बट क्लोज ब्रीडिंग में क्या है, इसमें उनके आपसी ब्रीडिंग करा सकते हैं। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग में क्या होता है, एक ही नस्ल के असंबंधित पशुओं का, जैसे काऊ है तो काऊ में बुल का जो कराएंगे, जो सांड होगा उसका आपस में कराएंगे, तो 4 से 6 जनरेशन तक का कोई उनका रिलेशन ना हो, 4 से 6 जनरेशन तक का, यानी कि पिता, ठीक है, उसका पिता हो गया, पिता के बाद पुत्र हो गया, ठीक है, इसके ऊपर दादा हो गया, फिर इसका पुत्र हो गया, तो एक जनरेशन 2 3 4, फिर इसका पुत्र हो गया। ठीक है, मान लीजिए ए दादा हो गया, बी बेटा हो गया, बी का बेटा सी हो गया, सी का पुत्र क्या हो गया, डी हो गया, डी का पुत्र ई हो गया, ई का पुत्र क्या हो गया, एफ हो गया। ठीक है, अब अगर इनका किसी भी इनसे कराया जाता है इधर इनके बेटे बेटी से, तो क्या हो गया, इनका आपस में बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं है, दूर के रिलेशन, 4 से 6 जनरेशन के बाद का जो रिलेशन है उसे ही अगर कोई ब्रीडिंग कराया जाता तो उसे ही क्या बोलते हैं, बाह्य प्रजनन या बाह्य संकरण बोला जाता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, आउट ब्रीडिंग बोला जाता है। ठीक, और अंतः प्रजनन हास को ठीक करने की सर्वोत्तम विधि, जो अंतः प्रजनन इन ब्रीडिंग में जो इन्फीरियर होता है उसमें जो ओवरकमिंग होते हैं, डिप्रेशन होता है, उसको ठीक करने का एक अच्छा मेथड है। संकरण क्या होता है, अगर आप लोग समझे कि क्रॉस ब्रीडिंग क्या है, दो अलग अलग स्थापित नस्लों के पशुओं का, उनकी नस्ल ही अलग अलग, यहाँ पे तक अभी तक क्या था, उनकी नस्ल क्या है, सेम है। ठीक है, सेम कैसे, अगर हम साहिवाल का करा रहे हैं, साहिवाल क्रॉस, साहिवाल का कराएंगे, ठीक है, साहिवाल का कराते थे, बट क्या था, इनका जो रिलेशन था वह 4 से 6 जनरेशन तक का कोई रिलेशन नहीं था साहिवाल का, तो वो क्या जाता था हमारा
आउट ब्रीडिंग में, ठीक है। इसके पहले हम लोग इन ब्रीडिंग में क्या देखा, साहीवाल का साहीवाल से कराया, इनका क्लोज रिलेशन था, मान लीजिए ये ब्रदर थे तो ये सिस्टर थे, तो इन दोनों को आपस में कराया जाता तो क्या हो जाता था, इन ब्रीडिंग होता था। अभी तक क्या होता था, इन ब्रीडिंग होता था। बट अभी क्या हो रहा है, आउट क्रॉस ब्रीडिंग में इनकी नस्ल ही अलग है, इनके नस्ल यानी वेराइटी ही अलग है बिल्कुल। जैसे वेराइटी अलग कैसे हैं, साहीवाल का हमने करा दिया किससे, किससे, हॉलिस्टीन फ्रिजियन का, तो साहीवाल एक अलग नस्ल हो गई, ठीक है। साहीवाल क्या हो गई, एक बी नस्ल हो गया, और हॉलिस्टीन मान लीजिए ए नस्ल हो गया। बट यहाँ पे क्या देखा जाए तो ए नस्ल ए भी है, ए ब्रीड ए भी है, यानी दोनों की आपस में समानता है। इनके नस्ल में क्या है, समानता है, बट उनके रिलेशन पे डिपेंड करता है, आउट ब्रीडिंग और इन ब्रीडिंग, क्लोज ब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है, उनके रिलेशन पे। बट आउट क्रॉसिंग में क्या होता है, उनका रिलेशन ही अलग, रिलेशन की तो बात ही नहीं है, नस्ल ही अलग है बिल्कुल, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा संकरण आउट क्रॉसिंग, क्या हो गया, वो क्रॉस ब्रीडिंग हो गया। क्रॉस ब्रीडिंग में जैसे फ्रिजवाल कैसे आया, हॉलिस्टीन फ्रिजियन और साहीवाल का क्रॉस करा के, कहाँ से आया हमारा फ्रिजवाल, कैसे आया, हॉलिस्टीन फ्रिजियन और साहीवाल का क्रॉस करा के क्या आया, लाया गया हमारा फ्रिजवाल ब्रीड आई। अब वैसे ही करन स्विस कैसे आई, ब्राउन स्विस और साहीवाल का ब्रीड क्रॉस करा के, तो देखिए यहाँ पे नस्ल ही बिल्कुल अलग हो जा रही है, ब्राउन स्विस और साहीवाल। और फिर इससे संकर रोज हेट्रोसिस का लाभ होता है, हेट्रोसिस होती है इससे। और फिर नेक्स्ट आता है ग्रेडिंग अप। ग्रेडिंग अप में क्या होता है, यह स्थानीय अनुपयोगी अनुदत्त मादाओं का किसी भी विशिष्ट शुद्ध नस्ल के सांडों के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब लगातार उनके 7 पीढ़ियों तक उनके शुद्ध नस्ल जो हमारे प्योर ब्रीड होते हैं, उनके ब्रीड का, उन ब्रीड से उनके सेवरल जनरेशन तक, 7 जनरेशन तक हम उनके क्या कराते हैं, मेटिंग कराते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी संकरण कराना 7 पीढ़ियों तक के बाद संततिक व्यवहारिक रूप से क्या हो जाता है, प्योर नस्ल होती है, शुद्ध होती है। कितने परसेंट, 99.2% शुद्ध ब्रीड आती है में बदल जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेडिंग अप बोलते हैं। किसी भी ब्रीड का उनके मादा के साथ, ठीक है, शुद्ध ब्रीड का, शुद्ध नस्ल का उनके मादा के साथ हम क्या करते हैं, सेवरल जनरेशन तक ब्रीडिंग कराते हैं। उसके बाद जो 7वां हमारा जनरेशन आता है, ठीक है, समझ रहे हैं, जो 7वां सेवरल जनरेशन आता है, उसके बाद जो प्रोजनी होती है वो प्रोजनी शुद्ध आती है, कितने परसेंट, 99.2% तक शुद्ध आती है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, ग्रेडिंग अप बोलते हैं। इससे नाम भी है क्रमोन्नति, मतलब एक क्रम में उनकी उन्नति की गई है। क्या की गई है, एक क्रम में उन्नति की गई। तो याद रखिए कि अनुन्नत मादाओं का मतलब जो मादा इंफीरियर मादाएं हैं, ठीक है, इंफीरियर मादाओं का सुपीरियर नस्ल के सायर के साथ एक सेवरल जनरेशन तक पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी यानी सेवरल जनरेशन तक ब्रीडिंग कराने से 7वें जनरेशन के बाद जो हमारी ब्रीड आती है उसे ही क्या बोलते हैं, उस प्रोसीजर को ग्रेडिंग अप बोला जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और इससे ज़्यादा अच्छे से क्या समझा सकता है, कि कोई डाउट्स है, नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारे आते हैं कृत्रिम गर्भाधान, आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन, जिसे हिंदी में बोला और शॉर्ट में बोला जाता है AI। क्या बोला जाता है, AI, आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एक मैकेनिकल मेथड से द्वारा मनुष्यों द्वारा किसी भी पशु को क्या किया जाता है, सीमन डाला जाता है उनके यूट्रस में, उनके गर्भाधान केंद्र सेंटर पे, तो जननांग में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कृत्रिम गर्भाधान, ठीक है। कृत्रिम गर्भाधान AI यांत्रिक संसाधनों द्वारा मादा के रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं, ठीक है, किसमें, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट और ट्रैक होते हैं उसमें मैकेनिकल मेथड के द्वारा सीमन को डालना ही क्या होता है, कृत्रिम गर्भाधान होता है। आइए देखते हैं, इसमें पूरा एक प्रोसीजर होता है, कैसे, पहले उसको कलेक्शन किया जाएगा, कलेक्शन के बाद उसको स्टोर किया जाएगा, स्टोर करने के बाद उनको आवश्यकता अनुसार अलग अलग पशुओं के, उनके ब्रीड के अकॉर्डिंग उनको क्या किया जाता है, सीमन उन पशुओं को दिया जाता है, ठीक है। तो पहले क्या होता है इनका, सीमन कलेक्शन एंड संरक्षण, प्रिजर्वेशन, ठीक है, सीमन कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन। तो इसमें क्या होता है, जो सीमन होता है, ठीक है, वो आर्टिफिशियल वेजाइना, ठीक है, कृत्रिम योनि क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल वेजाइनल द्वारा किया जाता है सांडों के लिए। कृत्रिम योनि के जो एक तरह से आर्टिफिशियल वेजाइना तैयार किया जाता है उनके लिए, और वाटर जैकेट का आदर्श तापमान जिसमें वो स्टोर किया जाता है, ठीक है, 41 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड होना अनिवार्य है, ताकि इंजेकुलेट प्रेरित हो सके,
ठीक है। नेक्स्ट आता है इनको क्रायो प्रिजर्वेशन, शीत संरक्षण, मतलब रखा कैसे है, जो इनके होते हैं विरित अनुकरण डाइल्यूट रोट में अंडे की जर्दी या ग्लिसरॉल मिलाया जाता है, ठीक है। क्या कहता है, अंडे की जर्दी या ग्लिसरॉल मिलाया जाता है ताकि बर्फ के नुकीले क्रिस्टल न बन पाए, मतलब एक बर्फीली बर्फ की तरह न बन पाए। और फिर तरल जो वीर्य होता है, सीमन होता है, उसको 4 से 5 दिन डिग्री सेंटीग्रेड पर 24 से 48 घंटे रखते हैं। कितने पर, यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है। 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 24 से 48 घंटे तक के लिए रखा जाता है, ठीक है। जमे हुए जो फ्रोजन सीमन होते हैं उनको नाइट्रोजन में, लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रेंच स्ट्रॉ के भीतर अनंत काल तक सुरक्षित रखा जा सकता है, मतलब एक लंबे समय तक -196 डिग्री पर उनके एक लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है। जो उनको स्टोर करने का होता है, स्टोर करने के लिए जो सांड होते हैं उनके जो पेनिस होते हैं, उनके पेनिस से क्या किया जाता है, जो आर्टिफिशियल वेजाइना होते हैं उस पर उनको चढ़ा देते, तो उस तरह से उनकी फीलिंग आती है जिससे वहां से उनके सीमन को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है शीत संरक्षण, ये भी चीजें समझ में आ गई। हम इनको जो हमारा एनिमल का लिक्विड सीमन होता है उसको 4 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 24 से 48 घंटे रख सकते हैं, और जो स्टोर होने के बाद जो फ्रोजन सीमन होता है उसको नाइट्रोजन लिक्विड में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रेंच स्ट्रॉ के भीतर एक लंबे टाइम तक उनको हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं इंसीमिनेशन टेक्निक, गर्भधान विधि की जो केंद्र होते हैं। जो देखिए पहला क्या है उनका प्रोसीजर है, या देखिए उनको सीमन को कलेक्ट करने का मेथड है। यहाँ पे सीमन को क्या किया जा रहा है, कलेक्ट किया जा रहा है, ठीक। कलेक्ट करने में देखिए एक पूरा वेजाइनल आर्टिफिशियल बनाया गया, आर्टिफिशियल वेजाइना, ठीक है। फिर उस पर क्या किया है, हॉर्स को चढ़ा दिया गया है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे एक पॉलिथीन लगाया गया, जैकेट लगाया जाता है, प्लास्टिक जैकेट होता है जिसकी टेम्परेचर काफ़ी रखा जाता है, मतलब 41 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग। फिर उसमें उसको कलेक्ट करके फिर उसको 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 24 से 48 घंटे तक फ्रीज किया जाता है। फ्रीज करने के बाद फिर लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक लंबे समय तक उनको स्टोर किया जाता है। उसमें कुछ केमिकल्स और एक के जो अंदर वाली येलो वाला पार्ट होता है उसको मिलाया जाता है ताकि जो बर्फ में अगर जमे भी तो वह नुकीला ना हो सके, ताकि वो वहाँ से नुकसान हुआ डिस्ट्रॉय ना हो। फिर यह क्या प्रोसीजर है उनको सीमन को डालने का। फिर ऊपर देखिए यहाँ जो हाथ यहाँ आर्म दिया गया है एक गाइड करने के लिए दिया गया है। यह क्या है, सीमन इंजेक्टुलेट है, ठीक है। यह क्या है, एक सीमन पाइप है जिसे इंजेक्टुलेट बोलते हैं। इसमें सीमन को भर के इसके अंदर जो हमारा इसका रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है उस पर यह डाला जाता है इस सीमन ट्रैक से, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इंसीमिनेटिंग रॉड। और फिर इसको ब्लेडर बोलते हैं, अंदर यहाँ पे ब्लेडर होता है, फिर ओवरीज में यहाँ से धीरे धीरे ओवरी में चला आता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे गायों और भैंसों में रेक्टोवेजाइनल विधि, ठीक है। क्या रेक्टोवेजाइनल मेथड से सबसे सुरक्षित और वैज्ञानिक विधि है। इसमें गर्भाधान केंद्र एक हाथ से मलाशय रेक्टम में डाला जाता है, जो ऊपर से जहाँ से उनकी पशु की डग आते हैं, गोबर निकलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टम बोलते हैं। उसको क्या बोला जाता है, रेक्टम। जहाँ से पशु के गोबर आते हैं, ठीक है, डग आते हैं, उसे हम बोलते हैं रेक्टम। रेक्टम में हाथ डालकर एआई गन इसे जो ए वाला पोर्शन होता है, इसे ये वाला पार्ट है, इसको एआई गन बोलते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। एआई गन को गर्भाशय ग्रीवा में क्रिप्स के माध्यम से गर्भाशय में पहुंचाया जाता है। तो यह मेथड होता है, इनको गर्भाधान की विधि होती है जो एआई के तरीके से किया जाता है, ठीक। अब आ जाते हैं इनके रफेज और चारे के बारे में। तो थोड़ा थोड़ा देखिए, बहुत ही नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन यही से पूछेगा। बस क्वेश्चन को क्या किया जाएगा, इनडायरेक्टली रूप से आपसे पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन में इनडायरेक्टली पूछा जाएगा तो आपको जाहिर सी बात है आप क्वेश्चन पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट करेंगे, क्वेश्चन में फंसेंगे तो अपना टाइम लेंगे। तो इस तरह से आप वहाँ पे अच्छे से अपने आप को इन्वेस्ट कर पाएंगे अपने टाइम को, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फीड्स एंड रफेज। तो क्या होता है, ऐसा आहार जिसमें क्रूड फाइबर, ठीक है, जिसमें क्रूड फाइबर 18% से अधिक और कुछ सुपाच्य पोषक जैसे टीडीएन, टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स 60% से कम होते हैं, उसे क्या बोला जाता है, रफेज बोला जाता है, मोटा चारा। मोटा चारा क्या होता है, समझ में आया कि जहाँ पे कर्ड फाइबर 18% से अधिक होता है, ठीक है, कर्ड फाइबर 18% से कभी अधिक, और टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट जो टीडीएन होता है वो 60% से कम होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, हम रफेज बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कंसंट्रेट।
कॉन्सेंट्रेट से सांद्र दाना बोलते हैं, मोटा दाना सांद्र दाना होता है, या सांद्र दाना क्या होता है इसे, जैसे रसीला, जैसे हरा चारा साइलेज जिसमें 60 to 70% तक नमी, मॉइस्चर कितनी हो, 60 से 70% तक मॉइस्चर, उसे क्या बोलते हैं, रसीला चारा बोला जाता है, कंसंट्रेट बोला जाता है। ऐसा संतुलित आहार जिसमें क्रूड फाइबर, ठीक है। नेक्स्ट एक हो गया रसीला, सकुलेंट रफेज, यहाँ पे एक क्वेश्चन है इसका, सकुलेंट रफेज क्या हो गया, सकुलेंट रफेज में जो मॉइस्चर होती है वह 60 to 70% तक होती है, क्या होती है, 60% to 70% उसमें क्या होती है, मॉइस्चर होती है सकुलेंट रफेज में। और जो कंसंट्रेट दाना हमारा होता है इसमें क्या होता है, संतुलित आहार होता है जिसमें क्रूड फाइबर 18% से कम होता है, क्या होता है इसमें, क्रूड फाइबर जो होता है CF जिसे बोलते हैं वह 18% से कम होता है, और टीडीएन से 60% से अधिक होता है, और कार्बोनेज से इसमें एनर्जी का एक अधिक बहुत बड़ा एक मात्रा होती है, सोर्स होता है, जैसे मेज, बार्ले, ओट्स, प्रोटीन, ठीक है। और ऊर्जा का एक समृद्ध दाना जैसे मक्का, जई, चीजें वही सेम चीजें यहाँ पे हिंदी में लिखी गई है, ठीक है। प्रोटीन समृद्ध दाना जैसे सरसों की खली, मूंगफली और खली बिनेला, इसमें क्या होता है 18% से कम, 18% से अधिक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। ऊर्जा समृद्धि में इसमें 18% से कम प्रोटीन पाया जाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे, और भी अच्छे से अब चीजों को एक बार पढ़िएगा, और जहाँ पे डाउट्स होगा समझिएगा, और हमारे समझाने पे अभी नहीं समझ में आ रहा अब अभी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई डाउट्स नहीं है यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट है डेली ड्राई मैटर, ठीक है, मतलब उनको डेली दैनिक सूक्ष्म पदार्थ आवश्यकता कितनी होगी, सूक्ष्म अगर चारा हम उनको दे रहे हैं तो सूक्ष्म पदार्थ से ड्राई मैटर बोलते हैं, डीएम लिखा गया है तो डायरेक्ट मैसेज मत समझिएगा, जो इंस्टा पे होता है इसको समझिएगा, ड्राई मैटर लिखा है यहाँ पे, ठीक है। ड्राई मैटर की आवश्यकता पशु के शरीर के वजन के आधार पर तय की जाती है, कैसे तय की जाती है, उनके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग उनके ड्राई मैटर को डिफाइन किया जाता है कि कितना देना है, ठीक है, ताकि रूमेन का पेट भौतिक रूप से भर सके। जो रूमिनेंट एनिमल हैं, जुगाली करने वाले पशु हैं, उनका पेट एक फिजिकली रूप से अच्छे खासे तरीके से भर सके। तो गाय में देखते हैं जो काऊ होती है, शरीर के प्रति 100 किलोग्राम वजन पर 2 से 2.5 किलोग्राम सूक्ष्म पदार्थ पर डे की आवश्यकता होती है, कितने, अगर उनका बॉडी वेट 100 kg है, ठीक है, उनका बॉडी 100 kg है, तो उनको 2 से 2.5 किलो पर डे उनको हम चारा देंगे ड्राई मैटर, ठीक है। बुफाइलो में अगर 100 kg उनका बॉडी वेट है तो उनको हम कितना देंगे, 3 किलोग्राम पर डे ड्राई मैटर देंगे, और कम पाचनशीलता और बड़ी रूमेन क्षमता के कारण ऐसे होता है, ठीक है। इनकी पाचनशीलता क्या होती है, कम होती है, और रूमेन जो होती है थोड़ी बड़ी होती है काऊ के कंपेयर में, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाता है, राशन पार्टीशन, राशन का विभाजन। व्यवहारिक नियम क्या होता है इनका, कुल सूक्ष्म पदार्थ का 2/3 भाग, कितना, जितना भी हम सूक्ष्म पदार्थ दे रहे हैं, ठीक, मान लीजिए हम 3 कितना दे रहे हैं, यहाँ पे 3 किलो का 2/3 भाग कितना हो गया, यानी कि 2, ठीक है। तो 2 कुल भाग का जो हमारा कुल सूक्ष्म पदार्थ है उसका 2/3 भाग मोटे चारे से, ठीक है, मोटा चारा जो हम अभी दे रहे थे, मोटे चारे, और 1/3 भाग सांद्र दाने जो कंसंट्रेट हमारा था, ठीक है, रफेज था एक कंसंट्रेट था, तो रफेज का 2/3 भाग, और जो हमारा कंसंट्रेट था उसका 1/3 भाग से 1/3 भाग से मिलना चाहिए, ठीक है। जो हमारा राशन विभाजन है, अगर हम किसी भी एनिमल को दे रहे हैं, तो अगर हम ड्राई मैटर दे रहे हैं, मोटे दाने में दे रहे हैं, तो वह 2/3 भाग से, और अगर हम कॉन्सेंट्रेट दाने में दे रहे हैं तो 1/3 भाग से उनको मिलना चाहिए अच्छे से। मोटे चारे में कम से कम 1/4 भाग हरा चारा होना चाहिए। जो हम क्या देंगे उसमें, मोटा चारा देते हैं जिसमें रफेज देते हैं, रफेज में 1/4 भाग, ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा कि जो हमारा रफेज होता है उसमें मोटे चारे में कम से कम 1/4 भाग में हरा चारा होना चाहिए, ठीक। चलिए फिर नेक्स्ट आता है फूडर कंजर्वेशन, चारे का संरक्षण। तो चारे का संरक्षण कैसे करते हैं, काट कर ड्राई के रूप में, जिसे हमने स्ट्रॉ बोलते हैं, पुआल बोलते हैं, पुआल को कट कर भूसा के रूप में भरा जाता है। हरे चारे को काट के रखा जाता है, इसे साइलेज तैयार किया जाता है। तो अलग अलग तरीके से होते हैं, साइलेज तैयार करने के भी बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, उसमें भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है मेजर करके, जैसे उनकी मॉइस्चर नमी, ठीक है, मॉइस्चर क्या होना चाहिए, कितने % होना चाहिए, कितने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए, कितने दिनों तक हम रख सकते हैं उसको, कैसे यूज किया जाए। तो इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से ही ध्यान देना होगा आपको साइलेज तैयार करते थे। तो आइए पहले साइलेज से ही देखते हैं। साइलेज क्या होता है,
या बिना हवा के परिस्थितियों में किण्वन किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एयर जाए बिना, एयर के बिना इनको हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन करके संरक्षित करके इनको तैयार किया जाता है। इसे एनासाइलेज भी कहते हैं, एनसाइलिंग कहते हैं। जो पूरी प्रोसीजर होती है, जो तैयार पदार्थ होता है साइलेज बोलते हैं। जो प्रोसीजर पूरी हो उसमें फॉलो किया जाता है, हरे चारे को काटा जाता है, काटने के बाद उनको दबा के रखा जाता है कि लंबे टाइम तक, तो कितना टेम्परेचर होना चाहिए, उनकी मॉइस्चर को मेजर किया जाता है। इन सारी प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, एनासाइलिंग बोलते हैं। इन पूरी प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, एनासाइलिंग बोलते हैं। फिर क्या आ जाता है, बेस्ट क्रॉप, सर्वोत्तम फसलें क्या होती है, घुलनशील कार्बोहाइड्रेट शर्करा से भरपूर फसलें, जैसे मक्का, ज्वार और बाजरा, जई। ठीक है, ये सब चीजें हो गई हमारी। नेक्स्ट आता है बायोकेमिकल प्रोसेसिंग में क्या होता है, इसमें अवायु बैक्टीरिया शर्करा को लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं। किसमें क्या कर देते हैं, यहाँ पे देखिए, एनरोबिक बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस fermented sugar into lactic acid, ठीक है, lowering the pH to 3.5 to 4.2 ideal preservation limited, moisture content must be 60 to 70%। इसमें जो मॉइस्चर होना चाहिए कितना, 60 से 70% तो होना ही चाहिए साइलेज की नमी में। और इसको क्या कहते हैं, पर इनकी जो पीएच होती है 3.5 से 4.2 तक होना चाहिए, इसे सड़ने से बचाता है। अगर हम पीएच भी एवरेज मेंटेन करेंगे और उसमें मॉइस्चर मेंटेन करना, टेम्परेचर मेंटेन करना, इन सारी चीज़ों को हम मेंटेन करेंगे, तभी हम साइलेज को एक लंबे टाइम तक हम स्टोर रख पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हे मेकिंग। हे कैसे तैयार किया जाता है, ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, हे कैसे तैयार किया जाता है। हे यह धूप में सुखाया गया हरा चारा है, जिसे नमी को घटाकर 15% तक किया जाता है। कितना रखा जाता है, 15% तक, यानी 12 से 14% तक जनरली होना ही चाहिए, और ताकि भंडार में फफूंद ना लगे, इसमें फंगस ना लगे। अगर किसी भी तरह का, अगर इसमें हम टेम्परेचर नहीं मेंटेन करते, पीएच नहीं मेंटेन करते, या फिर इसमें नमी को मेंटेन नहीं करते, तो इसमें फंगस लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, जिसे बोलते हैं हे। इसको क्या करते हैं, हरे चारा को काट कर धूप में सुखाया जाता है, जबकि साइलेज के साथ ऐसा नहीं किया था। साइलेज को कट करके उनको सूखे मौसम में, मतलब छाँव में सुखाया जाता है। कट करने के बाद छाँव में सुखाया जाता है, उसके टेम्परेचर, पीएच और मॉइस्चर को मेजर करके उनको स्टोर किया जाता है, ताकि जब भी बरसात के टाइम में हरा चारा ना मिल सके तो पशुओं को हम हरा चारा खिला सकें। सेम प्रोसीजर इसका भी होता है, हे का काम होता है, प्रोसीजर वो नहीं होता, सॉरी प्रोसीजर नहीं होता, उसी लिए स्टोर किया जाता है कि बरसात के टाइम में जब हर तरफ पानी भर जाती है, हरे चारे नहीं मिलते, बरसात के बाद हरा चारा अच्छा आना शुरू होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, उस टाइम पे इनको हम दे सकें। फिर सर्वोत्तम फसलें क्या होती हैं, हे बनाने के लिए, बरसीम और रीछ का लूसर्न, इनको धूप में सुखाया जाता है। ठीक, तो ये क्या हो गया, बरसीम और रीछ का लूसर्न से हम हे तैयार कर सकते हैं। 12 से 14% तक होना चाहिए, और इसमें फफूंद न लगने से टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट आ जाते हैं उनके डाइजेस्टिव सिस्टम पे। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, रूमेन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी जुगाली करने वाले, रूमिनेंट यानी जुगाली करने वाले पशुओं के डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी। ठीक है, ये सब पशु जो होते हैं, इनके आमाशय जटिल और 4 खंडों में होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 4 होते हैं। पहला क्या होता है हमारा, रूमेन। ठीक है, रूमेन होता है। रूमेन के बाद क्या आ जाता है, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। क्या आ जाता है, पहला रूमेन आता है पहला। ठीक है, रूमेन्स आता है पहला। दूसरा क्या आता है, रेटिकुलम आता है, रेटिकुलम। तीसरा आ जाता है एबोमेजम। ठीक है, ओमेजम। चौथा जो आ जाता है हमारा एबोमेजम आता है। ठीक है, ठीक, एबोमेजम। रूमेन जो होता है पार्ट, जो डाइजेस्टिव सिस्टम पूरे स्टमक का सबसे बड़ा पार्ट होता है। रूमेन जो होता है वह पूरे स्टमक का सबसे बड़ा पार्ट जो होता है रूमेन होता है। एक एक करके इसके बारे में हम देखेंगे, चारों के बारे में। रूमेन्स क्या है, रेटिकुलम क्या है, ओमेजम क्या है, एबोमेजम क्या है, और इनका कार्य क्या है, एक एक करके हम पूरे इमेज के साथ आपको लेकर यहाँ पे आएंगे, तो आप पूरे इमेज के साथ हम अच्छे से देख सकते हैं, और चीज़ें और भी अच्छे से आपको समझ में भी आएगा इस तरह से। ठीक, तो जुगाली करने वाले पशुओं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी का आमाशय जटिल 4 खंडों वाला होता है। इसमें थोड़ा हमारा जो ऊँट होता है, ऊँट में केवल 3 खंड होते हैं। ओमेजम इसमें अनुपस्थित होता है। जो हमारा ऊँट होता है, कैमल होता है, या एक्सेप्शन में होता है, इसे स्यूडो स्टमक भी बोलते हैं। इसमें जो होता है इसको क्या बोलते हैं, स्यूडो रूमिनेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कैमल को स्यूडो रूमिनेंट एनिमल बोला जाता है, याद रखिएगा।
राइट। बाकी तो रूमिनेंट होते हैं, बट जो हमारा कैमल होता है स्यूडो रूमिनेंट एनिमल होता है। तो इसको याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, लैकिंग ओमेजम, यानी कि इसमें ओमेजम नहीं होता है, इसमें केवल 3 चेंबर होते हैं। तो आइए एक एक चेंबर को करके देखते हैं, अगर कहीं डाउट्स होगा तो जरूर डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, रूमेन। रूमेन क्या है, देखिए, लार्जेस्ट कंपार्टमेंट 80% ऑफ टोटल स्टमक, पूरे स्टमक का क्या होता है, यह 80% पार्ट होता है क्या, रूमेन। रूमेन क्या होता है, किसी भी एनिमल के स्टमक का सबसे बड़ा पार्ट होता है, जो टोटल पार्ट का क्या होता है, यह 80% होता है। ठीक है। एक्ट द मैसिव फर्मेंटेशन वेट harboring billions of the anaerobic bacteria, protozoa, fungi that the digest cellulose into violet fatty acid। ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, रूमेन में होती है। रूमेन सबसे बड़ा पार्ट होता है अमाशय का, यानी स्टमक का सबसे बड़ा यह पार्ट होता है। यह एक विशाल काल फर्मेंटेशन वेट है, यानी टैंक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो फर्मेंटेशन होता है पेट में जाने के बाद सारी चीजें, तो वह कहाँ पे होता है, इसी में होता है। कहाँ पे, आपका रूमेन में। इससे अरबों अवायवी जीवाणु, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, सेलुलोज पचाकर वापसीशील वसी अम्ल एसिटिक, प्रोनिक, ब्यूटारिक एसिड में बदलते हैं। सारी चीजें क्या होती हैं, रूमेन से ही होती है। रूमेन का पार्ट है ये पूरा पार्ट, क्या है, रूमेन होता है। इधर रेटिकुलम होता है, इधर ओमेजम होता है, इधर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, इधर एबोमेजम होता है। तो यहाँ रूमेन से होता हुआ कहाँ जाएगा आपका, एबो में, रेटिकुलम में, रेटिकुलम से होता हुआ एबोमेजम में जाएगा, एबोमेजम से होता हुआ ओमेजम में जाएगा, ओमेजम से होता हुआ एबोमेजम, एबोमेजम से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल के बाहर हो जाता है, यहाँ से जो मलमूत्र होता है, यूरिन होकर। ठीक है। फिर आ जाता है रेटिकुलम। रेटिकुलम क्या होता है, इसकी जो संरचना होती है मधुमक्खी के छत्ते जैसे होती है। कैसी होती है, ये देखिए, हनी कॉम्ब जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, अंदर वाला पार्ट होता है। इट ट्रैप द फॉरेन मटेरियल, ये ट्रैप करता है अपनी की तरफ। जैसे मधुमक्खियां की छत्तों पे अगर कोई चीज चिपक जाए, ट्रैप हो जाए, तो ट्रैप करता है। छत्ते हो जाती अवांछनीय वस्तुओं को, कील तार को आगे जाने से रोकता है। जो मतलब अगर पशु कोई चीजें वैसी खा लिया जो कि उसे डाइजेस्ट नहीं होता, तो रूमिनेंट क्या करता है, उसको अपने यहाँ फर्मेंटेशन करता है, जो चीजें नहीं होती उसको आगे ट्रांसफर करता है। तो उसका रोकना क्या काम है, रेटिकुलम का, वह उसको आगे जाने से रोकता है। इसे हार्डवेयर बीमारी से जोड़ा जाता है। ठीक है। तो इसको क्या करता है, रूमिनेंट अपने तरफ रोक लेता है, ट्रैप करता है चीजों को। ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या होता है, एबोमेजम। एबोमेजम में क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ओमेजम। ओमेजम में क्या है, यहाँ पत्तीदार पेशी परतें, इसका मुख्य कार्य भोजन के तरल भाग से पानी, बाइकार्बोनेट और शेष जो हमारे फैट वैट वगैरह होते हैं उनका अवशोषण करना। ऊँट में यह भाग पानी में नहीं पाया जाता। ठीक है। ऊँट में यह भाग नहीं पाया जाता जो हमारा ओमेजम होता है। ठीक है। जो ओबेजम होता है या ऊँट में नहीं पाया जाता, इसीलिए ऊँट को क्या बोलते हैं, स्यूडो रूमिनेंट एनिमल बोला जाता है। ठीक है। ये वाला ऊपर वाला पार्ट देखिए, यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या है, ओमेजम है। ठीक है। नीचे वाला पार्ट इसका क्या होता है, एबोमेजम होता है। तो ये पूरा क्या होता है, यहाँ पे रूमिनेंट होता है, रूमेन होता है, रूमेन से क्या होता है, रेटिकुलम होता है इधर आगे, रेटिकुलम से फिर आता है कहाँ पे, ओमेजम में, ओमेजम से कहाँ जाता है, एबोमेजम। रेटिकुलम क्या करता है, जो ऐसी अवांछनीय पदार्थ है उसको अपने तरफ ट्रैप कर लेता है। उसकी जो संरचना होती है हनी कॉम्ब जैसी होती है। ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, एबोमेजम देख लिया आपने। एबोमेजम से वास्तविक आमाशय, ट्रू स्टमक बोला जाता है। ठीक है। एबोमेजम को क्या बोलते हैं हम, ट्रू स्टमक भी बोला जाता है। एबोमेजम को कहा जाता है, यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HCl और पेप्सिन और रेनिन एंजाइम का स्राव करता है और सामान्य मनुष्यों की तरह रासायनिक पाचन करता है। ठीक है। जो एबोमेजम होता है, जिस तरह मनुष्यों में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो सेम प्रोसीजर ऐसा इसका यहाँ पे होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, वास्तविक स्टमक बोला जाता है, ट्रू स्टमक बोला जाता है। ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम थोड़ा सा देखेंगे लैक्टेशन फिजियोलॉजिकल मेल लेग टाउन। ठीक है, इसको देखेंगे। ये आई थिंक लास्ट होगा। फिर इसके बाद हम कल के चैप्टर में देखेंगे डिजीज के बारे में थोड़ा सा।
चलिए क्या देखते हैं, दुग्ध स्राव शारीरिक क्रिया विज्ञान। ठीक है, दूध के निर्माण और स्राव के थनों से बाहर आने की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं दुग्ध स्राव या दुग्ध निर्माण। यह किसके कारण होता है, इसमें विशिष्ट हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है, कंट्रोल होता है। इसमें बहुत सारे हार्मोन जैसे ऑक्सीटोसिन जो कि उनके हैप्पीनेस के लिए हार्मोन्स होता है। ठीक है, और फिर यह दूध का निर्माण देखते हैं, मिल्क सिंथेसिस, अग्रपीयूष। यहाँ पे देखते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, ठीक है, सेक्रेट फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है इसे अग्रपीयूष ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मिल्क सिंथेसिस इन द मेमरी एल्वेरो सेल। ठीक है, तो अग्रपीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, ठीक है, जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, इससे जो हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होता है वह थनों की एल्वियोली कोशिकाओं में दुग्ध के निर्माण और स्राव के शुरुआत करने के लिए जिम्मेदार होता है। यह कहाँ से आता है, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है, और इसका नाम क्या है, प्रोलैक्टिन हार्मोन नाम है। और यह एल्वियोली कोशिकाओं में क्या होता है, दूध निर्माण के लिए और स्राव के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मिल्क लेट डाउन, में दूध उतारने या थनों में आना। ठीक है, दूध उतारने के थनों में आना, पश्च ग्रंथि, इसे क्या बोलते हैं, पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, क्या होता है, यह पिट्यूटरी ग्लैंड यदि होता है इसे पोस्ट पिट्यूटरी बोलते हैं। हार्मोन सेक्रेटेड फ्रॉम द पोस्टेरियर पिट्यूटरी कॉज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मायोफिली सेल द सराउंडिंग द एल्वियोली पुशिंग मिल्क इनटू द सिस्टर। यानी कि पश्च पीयूष ग्रंथि जो रक्त से आने वाला ऑक्सीटोसिन होता है, ठीक है, जिस हार्मोन की हम बात कर रहे हैं, किसी ऑक्सीटोसिन हार्मोन एल्वियोली के चारों ओर की मायोइपिथेलियल कोशिकाओं को सिकोड़ता है, जिससे दूध थनों में उतरता है। ठीक है, किसके कारण होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के कारण होता है, या एल्वियोली के चारों ओर मायोइपिथेली जो हमारी है, ठीक है, उसको क्या करता है, मायोपिथेलिया। ठीक है, इसको क्या करता है, सिकोड़ता है, इन कोशिकाओं को, सेल को क्या करता है, सिकोड़ता है अपनी तरफ, और फिर इसे दूध थनों में उतरता है। फिर जिसको कुछ हमारे सर्कुलर फैक्ट हैं, जिसे ऑक्सीटोसिन का जो प्रभाव होता है केवल 5 से 7 मिनट होता है। कितने तक होता है, 5 से 7 मिनट तक का होता है, इसलिए इस समय सीमा के भीतर दुहने का कार्य पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, ऑक्सीटोसिन का जो स्राव होता है वह 5 से 7 मिनट तक होता है, इसलिए इस समय सीमा के भीतर दुहने का कार्य हो। अगर 5 से 7 मिनट में आप जितना तेजी से दूध निकाल सकते हैं, आप अच्छे से उतने दूध को निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीटोसिन का जो प्रभाव होता है वह कितने टाइम के लिए होता है, 5 से 7 मिनट के लिए ही होता है। ठीक, और दूध बनाने का काम कौन करता है, यहाँ पे याद रख लीजिएगा, प्रोलैक्टिन या स्रावित के लिए काम होता है। दूध निर्माण के लिए दूध जो उतरता है थनों में वो ऑक्सीटोसिन के कारण होता है। ठीक है, फिर मिल्क होल्डिंग, यानी कि दूध को रोकना या चढ़ाना। पशु जब गाय या भैंस जो होते हैं दूध को रोक लेते हैं या दूध नहीं देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, दूध चढ़ाना, मिल्क होल्डिंग। यह कब होता है, जब पशु डर जाता है या भयभीत हो जाता है, या फिर वह सामने वाले को देख के किसी भी प्रकार की उसके अंदर एक्टिविटी होती है, तो उससे डरने के बाद जो दूध नहीं देता या चढ़ा लेता है, तो उसे ही बोलते हैं हम दूध न देना, चढ़ाना, या एड्रीनेलिन हार्मोन के कारण होता है। या पिछली क्लास में हम लोगों ने बात किया था जब टर्मिनोलॉजी हम लोग देख रहे थे, दूध चढ़ाना क्या होता है, तो उसमें हार्मोन्स क्या होता है, एड्रीनेलिन। तो याद रखिएगा, इसके पहले प्रोलैक्टिन इसमें हार्मोन था दूध को बनाने के लिए, स्राव करने के लिए। जो दूध उतरता है उसके लिए जो पशु हार्मोन्स होता है ऑक्सीटोसिन होता है, और जो दूध चढ़ता है उसमें कौन सा हार्मोन काम करता है, एड्रीनेलिन हार्मोन काम करता है। ठीक है, हार्मोन का स्राव होता है जिससे कि वो दूध नहीं देता। एड्रीनेलिन हार्मोन ऑक्सीटोसिन के प्रभाव को पूरी तरह दबा देता है, यानी कि जब एड्रीनेलिन हार्मोन आता है वो ऑक्सीटोसिन के प्रभाव को क्या करता है, सप्रेस कर देता है पूरी तरह से। अगर पशु डर गया बाय द वे तो वह दूध नहीं देगा, तो पूरी तरह से दबा देता है, जिससे रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं और दूध चढ़ जाता है। ठीक है, जो ब्लड सेल वाहिका वहाँ पे ब्लड वहाँ पे हैं वो सारी क्या होती है, सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, ये देखिए दूध उतारना है, यानी कि पूरी मुट्ठी से दूध निकाला जा रहा है, तो इसको बोलते हैं दूध उतारना। तो इस तरह से और भी देखेंगे कि दूध आगे, फिर देखेंगे दूध कैसे निकाला जाता है पशुओं में। स्टिप मेथड होता है, ठीक है, पूर्ण हस्त द्वारा होता है, ठीक है, कंप्लीट हैंड मेथड। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग क्लास को अच्छे से करिए। ये पीपीटी पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, एप्लीकेशन पे भी वीडियो भी मिल जाएगी आपको, आपके टेलीग्राम
यूट्यूब चैनल पे और एप्लीकेशन पे भी, ठीक है। तो इस तरह क्लास में बने रहिए। क्लास को जाने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और आपके ही प्यार सपोर्ट से क्लासेज अच्छी हो पाती हैं। आप कितने अच्छे सपोर्ट के कारण ही हम अच्छे से क्लास को कर पाते हैं, आप लोगों के भी चीज़ें आपको समझ में आती हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।